हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हैकर्स। हम आज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मिलमन हॉकिंस ये बुक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। यूजली थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड समटाइम इन सिक्स सेमेस्टर्स ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। ये टॉपिक्स आपके स्टडीज़ में आ सकते हैं। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मिलमन हॉकिंस एक फेमस किताब है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी फेमस है। इसके पहले चैप्टर में हम एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स हम इसका स्टार्ट करेंगे। इसकी हेल्प से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी बैंड्स का क्या यूज़ है हमारे सॉलिड्स में। इट इज़ अ रिव्यू ऑफ द बेसिक एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर लीडिंग टू डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। This band structure allows to distinguish between an insulator, a semiconductor, and a metal. There are different ways by which we can differentiate between an insulator, a semiconductor and a metal. हम किसी भी मैटर को इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या मेटल्स में अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिजिकली, केमिकली एंड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। बट इन दिस चैप्टर हम इसको बैंड स्ट्रक्चर से जानने की कोशिश करेंगे। आफ्टर ऑल, एक इंसुलेटर, एक सेमीकंडक्टर और एक मेटल में क्या फ़र्क होता है। बिफोर वी प्रोसीड, we would like to revise a few topics regarding the charge. The charge of an electron have been found to be 1.6 into 10 raised to the minus 19 coulombs. This is simply the charge इसकी वैल्यू निकल करके आई है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, जो कि बहुत छोटा होता है लेकिन फिर भी बेसिक है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। The mass of the electron have been found to be 9.11 into 10 raised to the minus 31 kgs. 1 किलो का बट्टा अगर आप देखते हैं कि कितना भारी होता है, उसको 10 to the power minus 31, मतलब बहुत हल्का, जो हम कहते हैं ना के बराबर, लेकिन होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कूलम्स आर अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 6 के बाद अगर हम 18 जीरो लगाएंगे तब जा करके हमें को एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी क्वांटिटी मिलेगी। करंट ऑफ 1 एम्पियर इज अ फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर क्या है हमारा, द फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। देन द करंट ऑफ ओनली 1 पिको एम्पियर। व्हाट इज 1 पिको एम्पियर? 10 12 एम्पियर्स रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब सिंपल ये क्या कहना चाहता है कि जब 1 एम्पियर हमारा करंट फ्लो होता है तो हमारा 1 कूलम पर सेकेंड फ्लो हो रहा होता है करंट। इमेजिन कीजिए 1 पिको एम्पियर आपका होता है 10 raised to the minus 12 एम्पियर, रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। मतलब जब आपके वन 1 पिको एम्पियर होगा तो वो आपका 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Yet, a current of 1 picoampere is so small that considerably difficulty is experienced in attempting to measure it। मतलब ये इतना छोटा है कि अगर इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करने की भी कोशिश करें तो हमें बहुत मुश्किल आएगी इसको मेजर करने में। The charge of a positive ion is an integral multiple of the charge of an electron, although it is of opposite side। अब यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने पहले पढ़ा था 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19 कूलम्स है, तो जो भी इसका इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5, मतलब इतने टाइम्स होगा। आप बोलो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.3 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, नहीं हो सकता। मतलब आपके जितने भी आगे चार्जेस होंगे वो आपका इंटीग्रल होंगे। जो n की वैल्यू होगी, मतलब सिंपल n इंटू ई, जिसको हम कंसिडर करना चाहे वो चीज़ होगा। अगर हम बोले 1.5 n की वैल्यू होगी, वो चीज़ नहीं हो सकती। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यही होता है। द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 10 raised to the minus 15 meters एंड दैट ऑफ द एटम इज 10 raised to the minus 10 meters। सिंपल सी चीज़ है, 10 raised to the minus 15 इलेक्ट्रॉन का रेडियस है और एक एटम का रेडियस 10 raised to the minus 10 मीटर्स है।
दीज आर सो स्मॉल दैट ऑल चार्जेस आर कंसिडर एज मास पॉइंट्स, मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि यार ये चीज़ अलग है वो चीज़ अलग है, हम उनको मास पॉइंट्स के नाम से कंसिडर करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एसोसिएटेड विद होल इज दैट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब होल और इलेक्ट्रॉन ये आगे क्या कॉन्सेप्ट है आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। The next topic is field intensity, potential energy. Field intensity. The force F on a unit positive charge in an electric field is the electric field intensity at that point. मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स लगता है जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे है at a particular point, that is electric field intensity. The force F on a unit positive charge in an electric field is the electric field intensity eta at that point. Newton's second law. Newton's second law determines the motion of the particle of charge q coulombs mass m kg moving with a velocity v meter per second in the electric field eta volt per meter। मतलब हम जो इसमें कहते हैं ना कि इसमें हमारा जो फोर्स लग रहा है वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं, वो हम डिटरमिन करते हैं यूजिंग दी न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसमें कि जो चार्ज होता है वो कूलम में होता है, मास हमारा केजी में होता है, जो वेलोसिटी होती है वो हमारी मीटर पर सेकेंड होती है, और फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो हमारी वोल्ट पर मीटर होती है। Using the second law of Newton, F is equal to Q into eta, which is equal to m into dv by dt. Now we use the MSK system. MSK system क्या होता है हमारा, मीटर किलोग्राम सेकेंड, M for meter, K for kilogram, S for second is the rationalized system of units is found to be most convenient by subsequent studies। मतलब ज़्यादातर जो हमें कन्वीनियंट लगता है और ज़्यादातर जो आसान भी होता है उसको कहते हैं ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया है, जिससे हम आराम से कॉन्सेप्ट को समझ सके जो या फिर सब लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। उस सिस्टम में हम मीटर डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड्स में कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन द पोटेंशियल in volts, that is V, of point B with respect to A is the work done against the field in taking a unit positive charge from A to B. This definition is valid for three-dimensional fields, that is 3D। सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि पोटेंशियल है क्या। आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। तो सिंपल सा है, जब आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपके एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं, जो आपकी वर्क डन है, जितनी आपका एनर्जी लगेगी, दैट इज सिंपली पोटेंशियल। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें वर्क डन जो हम फील्ड के अगेंस्ट करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी को ले जाने में, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। एंड दिस डेफिनेशन इज वैलिड फॉर थ्री डायमेंशनल ऑल्सो, 2D में भी है 3D में भी है। अब हम इसको फिलहाल वन डायमेंशन में करते हैं। फॉर अ वन डायमेंशनल प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू ए एट एक्स नॉट एंड बी at an arbitrary distance x, arbitrary distance x, it follows that v by definition, यहाँ भी हम तीन डंडे लगा रहे हैं, तीन इक्वल टू जैसे साइन में तीन है, इसमें सिंपल है, इसका मतलब होता है इट इज़ यूज टू डिजिग्नेट इक्वल टू बाय डेफिनेशन, मतलब बाय डेफिनेशन ही हम इस चीज़ को मानते हैं, ये चीज़ होती है। तो v by definition is minus integration of x naught to x eta dx, where eta now represents the x component of the field. Differentiating the above equation, it gives eta is equal to minus dv by dx. The minus sign shows that the electric field is directed from the region of higher potential to the region of lower potential, जो कि हमने पिछले अपनी इसमें भी चेक किया था। जो हमारी डेफिनेशन में एक साइन में नेगेटिव साइन हमारा आ रहा है, वो ये शो कर रहा है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है।
इन थ्री डायमेंशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। अब नेगेटिव ग्रेडियंट जो होता है, हमारा ग्रेडियंट जो है वो हमारे एक तरीके का रिजल्टेंट होता है जो कि डायरेक्शन को हमारी डिनोट करता है। ये चीज़ आपने अलग टॉपिक्स जो हैं आपके उनमें आपने चीज़ पढ़ी है, क्योंकि नहीं तो इसको बहुत सिंपल सी चीज़ आप गूगल करेंगे तो वो भी आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि ग्रेडियंट होता क्या है। Next is potential energy. By definition, potential energy U in joules equals the potential multiplied by the charge Q under consideration, or U is equal to QP. If an electron is being considered, Q is replaced by minus Q. मतलब हम पहले पॉजिटिव यूनिट चार्ज की बात कर रहे थे, अगर हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं तो Q जो है वो माइनस Q से रिप्लेस हो जाएगा, where Q is the magnitude of the electronic charge and U has the same shape but V is inverted। जिसमें सिंपल सा पता चल गया है कि हमारा Q जो है वो मैग्नीट्यूड, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। U हैज़ द सेम शेप बट V इज इन्वर्टेड, जो यहाँ पे बात आ रही है हमारी एनर्जी के बारे में। The law of conservation of energy states that the total work W, which equals the sum of potential energy U and the kinetic energy half mv square, remains constant. Thus, at any point, W is equal to U प्लस हाफ एम बी स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। मतलब जो वर्क डन आप बता रहे हैं, W आपकी जो टोटल एनर्जी है, सॉरी जो टोटल एनर्जी है इसकी, वो आपकी U जो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, और हाफ एम बी स्क्वायर जो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी है, जो कि एक कांस्टेंट रहती है। द ईवी यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। जूल्स इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी इन एम के एस सिस्टम। मतलब ईवी भी यूनिट होती है एनर्जी की, जूल्स भी होती है, लेकिन वो अलग अलग सिस्टम्स में होती है। एम के एस सिस्टम में हम जूल्स लेते हैं और नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि 1 वॉट जो होता है वो कि हमारी 1 जूल्स पर सेकेंड के इक्वल होता है। 10⁻³ वॉट जो है वो हमारा 1 किलोवाट होता है। 10⁻⁶ वॉट्स 1 मेगावाट होता है। एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। अर्ग्स भी एक यूनिट है हमारी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर अ डिस्कशन ऑफ एनर्जीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, इवन अर्ग इज टू लार्ज is much too large a unit. For a discussion of the energies involved in electron devices, even the erg is too much large a unit। मतलब ये कहना चाहता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस है उसमें एनर्जी जो होती है वो इतनी माइन्यूट सी यूज़ होती है कि हम जैसे बोलते हैं 1 जूल और 1 मेगावाट, ये तो हमारी नॉर्मल डे लाइफ में हम जैसे देखते हैं कि किलोवाट है, मेगावाट है, वो एनर्जी बहुत बड़ी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में हमारी एनर्जी जो होती है वो इतनी माइन्यूट लेवल की होती है, और उसमें और माइन्यूट माइन्यूट एनर्जी में हमारा ऐसा डिफरेंस हमें महसूस होता है कि अर्ग भी बहुत बड़ी यूनिट है इन कंपैरिजन टू, अगर हम इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस की बात करें तो अर्ग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। नेक्स्ट है हमारा अ यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी called the electron volt is defined as follows: 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joules। सिंपल है, डेफिनेशन आपको बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और जूल्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो बता रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बाय डेफिनेशन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। आगे अगर हम कंटिन्यू करें, एनी टाइप ऑफ एनर्जी वेदर इट मे बी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल एक्सेट्रा मे बी एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एनर्जी जो है हमारी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। करेंटली हम जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म आती है, मैकेनिकल आती है, थर्मल आती है, और डिफरेंट फॉर्म्स में भी आती है। हम एयर फ्लूइड्स की बात कर सकते हैं, हम प्रेशर की बात कर सकते हैं। तो एनर्जी है डिफरेंट फॉर्म्स, तो हम एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। The name electron volt arises from the fact that if an electron falls through a potential of 1 volt, its kinetic energy will increase by the decrease in potential energy। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया एक मतलब रिलेशन निकालने की कोशिश करिए। द नेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन गिरता है थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल है, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ का है कि डब्ल्यू जो था हमारा पोटेंशियल एनर्जी और उसका कांस्टेंट रहता है, तो अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी।
तो QV is equal to 1.6 into 10 raised to power 19 coulombs, 1 volt is equal to 1.6 into 10 power 19 joule is equal to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सिंपल सा रिलेशनशिप निकल करके यहाँ पे आ गया है। The electron volt unit may be used for any type of energy and it is not restricted to problem involving electron। अब ये नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, एटम पढ़ रहे हैं, तो वही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की को एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डोनेट डिनोट करेंगे। इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम एनर्जी को जहाँ जूल्स कर रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कर सकते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहे हैं वहाँ जूल्स भी कर रहे हैं। बट क्योंकि हमारे यहाँ प्रेफरेंस है, हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, हम इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना प्रेफर करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज equivalent to a potential hill of V volts if these quantities are related by QV is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 E। E and V are numerically identical but dimensionally different। ये नोट करने वाली बात है। हम इसको वोल्ट और एनर्जी, जो E और V हम इंटरचेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को, वो हमारी न्यूमेरिकली वैल्यू तो सेम है बट डायमेंशनली दे आर डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द नेचर ऑफ द एटम। द ब्रांड स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड अलाउज अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड अ मेटल। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल्स को हम अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे बैंड स्ट्रक्चर्स की हेल्प ले रहे हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मेटल। Rutherford in 1911 found that the atom consists of a nucleus of a positive charge that contains nearly all the mass of the atom। मतलब 1911 में रेदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया था, जो रिजल्ट्स आए थे कि न्यूक्लियस जो होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज का होता है, और मैक्सिमम मास जो हमारा एटम का होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। सराउंडिंग दिस सेंट्रल पॉजिटिव कोर आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा हम सोलर सिस्टम बोलते हैं कि सन हमारा बीच में होता है, तो वैसे ही हमारे एटम में बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं। द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब एक प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है प्रोटॉन, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली होता है और उसका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है, बट वो मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो प्रोटॉन होगा पॉजिटिव होगा। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब एटम जो होता है हमारा एक न्यूट्रल होता है, आप एटम को नहीं कह सकते वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली होता है, बट एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉलोज द कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ होता है, हमने पढ़ रखा है कूलम्स लॉ, जो हमारा हमने 12th क्लास में भी पढ़ा था और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर्स में। जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आफ्टर भाई दो बॉडीज़ है, दो एंटिटीज़ है, उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन है तो कोई ना कोई लॉ तो लगेगा। मैग्नेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो आता है आपका कूलम्स लॉ। फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स that the resultant closed path will be a circle or an ellipse under the action of such force। अगर हम सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, जो हम लाइक बेसिक्स में, बहुत हम डेप्थ में नहीं जाते हैं, तो जो एक रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का लग रहा है, तो उस फोर्स के बाद कोई ना कोई आपका रिजल्टेंट वो क्या कहते हैं, कोई ना कोई एक मोशन डेवलप होगा इनके बीच में। आफ्टर ऑल दो बॉडीज है, इनके बीच में या तो जब अट्रैक्शन हो रही है तो या तो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ फोर्स में अगर कुछ अलग मोमेंटम आ रहा है तो वो अलग कोई पाथ को फॉलो करेंगे। तो जो पाथ को फॉलो करते हैं वो या तो सर्कुलर हो सकता है, वो इलिप्टिकल होता है, अगर हम सिर्फ क्लासिक मैकेनिक्स की बात करें इन दिस एटम। द फोर्स वेरी इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, जो कि हमारा नॉर्मल आपने देखा होगा ग्रेविटेशन में भी होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस सेपरेशन। तो यही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है, कूलम्स लॉ में भी सेम चीज़ है। द फोर्स वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल।
The force of attraction between the nucleus and the electron of the hydrogen atom is q square by 4 pi epsilon naught r square, where the electronic charge q is in coulombs, the separation r between the particle is in meters, the force is in Newton, and epsilon naught is the permittivity of free space. अभी अब आगे आगे पढ़ेंगे, आपने ये चीज़ पढ़ भी रखी है पहले, परमिटिविटी क्या होती है फ्री स्पेस की। तो यह सिंपल सा एक रिलेशनशिप बता रखा था में कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन एटम का है वो कितना होता है, जो कि होता है आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। By Newton's second law of motion, this must be set equal to the product of the electronic mass in kilograms and the acceleration v square upon r towards the nucleus, where v is the speed of the electrons in the circular path in meter per second. Then q square upon 4 pi epsilon naught r square is equal to mv square upon r। ये हमारा एक रिलेशनशिप निकल करके आता है। Potential energy of the electron at a distance r from the nucleus is minus q square upon 4 pi epsilon naught r, and its kinetic energy is half mv square. Then according to the conservation of energy, W is equal to half mv square minus q square upon 4 pi epsilon naught r। ये हमारा एक रिलेशन निकल करके आ गया, वेयर एनर्जी इज इन जूल्स और q इज इक्वल टू माइनस q स्क्वायर divided by 8 pi epsilon naught r, which gives the desired relationship between radius and the energy of electron। ये हमारा एक रिलेशन हो जाता है जिससे कि हम रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिलेशन जो बनाना बना होता है कि कितना रेडियस होगा और क्या हमारी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी। The total energy of electron is always negative. The negative sign rises because the potential energy has been chosen to be zero when R is infinite. It also shows that the energy of an electron becomes small, that is more negative, and as it approaches closer to the nucleus। सिंपल चीज़ इसमें बताइए, 3 पॉइंट जो हमने पढ़े, इसमें पहला पॉइंट जो हमारा था वो ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब आप जो हम टोटल एनर्जी निकालते हैं सारी एनर्जीज को ऐड करके इलेक्ट्रॉन की, तो वो हमेशा नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो हमने चूज कर रखी है वो जीरो होती है व्हेन आर आपका इनफाइनाइट होता है। इट ऑल्सो शोज दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स स्मॉल, दैट इज मोर नेगेटिव एज इट अप्रोचेज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के पास आता जाएगा तो और उसकी एनर्जी जो है वो और कम हो के मतलब नेगेटिव स्केल की तरफ और कम होती जाएगी और वो नेगेटिवली मतलब और नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। एन एक्सीलरेटेड चार्ज मस्ट रेडिएट एनर्जी इन अकॉर्डेंस टू द क्लासिकल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसमें एनर्जी होती है, कोई इलेक्ट्रॉन है उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज होगी, तो कहते हैं एन एक्सीलरेटेड चार्ज, अगर चार्ज को एक्सीलरेट करते हैं तो क्लासिकल लॉ ऑफ हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसके अकॉर्डिंग उसको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। इफ द चार्ज इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, अगर कोई चार्ज है जो कि ऑसिलेशन कर रहा है फ्रीक्वेंसी एफ, द रेडिएटेड एनर्जी विल ऑल्सो बी ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। तो मतलब उसकी जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो भी उसी फ्रीक्वेंसी की होगी। Hence, classically, it must be concluded that frequency of the emitted radiation equals the frequency with which the electron is rotating in the circular path। सिंपल से कहें हम क्लासिकली अगर क्लासिकल थ्योरी को फॉलो करें, इट must conclude that frequency of the emitted radiation, जो frequency हमारी emit हो रही है, equals the frequency with which the electron is rotating in the circular path। सिंपल सी चीज़ है, मतलब सर्कुलर पाथ की फ्रीक्वेंसी और जो हमारी रेडिएशन एमिट हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। There is one feature of this picture that cannot be reconciled with experiment। अब एक कुछ फीचर्स है जो कि हम एक्सपेरिमेंटली नहीं वेरीफाई कर पा रहे हैं, वो क्या है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज रेडिएटिंग एनर्जी इट्स टोटल एनर्जी मस्ट डिक्रीज। मतलब भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकल रही है तो ऑब्वियसली एनर्जी उसकी कम होते रहनी चाहिए। बाय द अमाउंट ऑफ दिस इमिटेड एनर्जी, मतलब जो अमाउंट आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है रेडिएट हो रही है उतनी एनर्जी उसकी कम होते रहनी होनी चाहिए।
एज अ रिजल्ट द रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट मस्ट डिक्रीज, जिसकी वजह से आपका जो रेडियस का ऑर्बिट है वो भी डिक्रीज होना चाहिए। Consequently, as the atom radiates energy, the electron must move in smaller and smaller orbit, eventually falling into the nucleus. तो सिंपल सा ये कह रहा है कि जिस हिसाब से एनर्जी इसकी रेडिएट हो रही है, उस हिसाब से एनर्जी रेडिएट होने के बाद इसका रेडियस छोटा होता जाना चाहिए, छोटा होते जाने और छोटा छोटा होते होते इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जो कि थ्योरेटिकली होना चाहिए। Since the frequency of the oscillation depends upon the size of the circular orbit, the energy radiated would be of generally changing frequency। अब जैसे कह रहे हैं कि भैया आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन सर्कुलर ऑर्बिट, जो फ्रीक्वेंसी है वो सर्कुलर ऑर्बिट पे डिपेंड करती है, तो इसकी एनर्जी जो है ग्रेजुअली चेंजिंग टाइप की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इसकी जो कहते हैं एनर्जी रेडिएटेड वुड बी ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब एनर्जी जो इसकी रेडिएट हो रही है वो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहनी चाहिए। सच अ कंक्लूजन हाउएवर इज इनकम्पैटिबल विद द शार्पली डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। अब स्पेक्ट्रल लाइन्स में हम जैसे चीज़ नोटिस करते हैं कि वो चीज़ इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, तो ये क्यों नहीं करती है, इसी चीज़ को हमें आगे जा करके समझना है। जैसे सच अ कंक्लूजन हाउएवर इज इनकम्पैटिबल विद द शार्पली डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो हमने अभी तक चीज़ पढ़ी कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए कि भाई जैसे अब एनर्जी रेडिएट हो रही है, रेडियस कम होना चाहिए, रेडियस कम हो रहा है तो धीरे धीरे उसको जाके गिर जाना चाहिए, तब क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट चेंज हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं रही है, तो इसी वजह से हम इस चीज़ को अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम बोर एटम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अभी हम ना जो हमारा एटम था उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज आई थी, तो उनमें से एक बोर एटम मॉडल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ईमेल आईडी मुझको कमेंट्स में लिख करके दें। तो मैं जो जो मेरे को अपनी ईमेल आईडी लिख करके देगा मैं उनको इसकी स्कैन कॉपी बाय वाया ईमेल सेंड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और आगे कंटेंट बनाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।